जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। आप सभी के डिमांड पर जो कि प्राचीन भारत की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई थी, तो कल के वीडियो पर जैसे कि हमने देखा था कि स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरे की बात करें तो ऐतिहासिक काल। तो कल के वीडियो की अगर बात करें तो कल के वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो आज की इस वीडियो या इस लेक्चर के माध्यम से हमने आद्य ऐतिहासिक काल तथा सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यहाँ से किस किस प्रकार की क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर माना जाए तो ये सिंधु सभ्यता से बहुत ज़्यादा आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि इस हिसाब से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस यानी वनडे एग्जाम में है, अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वहाँ तो आप बना ही सके यहाँ से संबंधित क्वेश्चन। लेकिन इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे कि आप स्टेट पीसीएस के जो मेंस भी लिखने जा रहे हैं तो वहाँ भी यहाँ से संबंधित टॉपिक आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ भी आप बना सके। तो पूरा जो टॉपिक हम इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं या इस हिसाब से डिज़ाइन करके पढ़ाएंगे कि जिससे कि आपके मेंस पे लिखने के आंसर राइटिंग लिखने के टाइम भी आप अच्छी समझ के साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकें। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम क्विक रिवीजन यानी कल की वीडियो का अगर बात करें तो 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद आज के इस लेक्चर की यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अगर बात करें कि कल की रिवीजन के बारे में, तो जैसा कि आपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया था, तो ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में बांट करके अध्ययन करते हैं। वही इसको प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया था। बात करें तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, वहीं ताम्रपाषाण। कुछ विशेषताओं की बात करें तो जैसे पुरापाषाण काल की विशेषता थी कि मानव जो था आदि मानव था, खाना बदोश जीवन था, वहीं खाद्य संग्राहक था। अगर कुछ एक विशेषता की यानी खोज की बात करें तो जो आग की खोज थी वो पुरापाषाण काल में ही की गई थी। वहीं बात करें इन हथियारों के बारे में तो जो पुरापाषाण काल के हथियार थे बड़े थे तथा पत्थर के बने हुए होते थे। कुछ ऐसे जो कि आपके क्वेश्चन जो यहाँ के देखने को मिलते हों, क्योंकि रिवीजन है तो हम 1 मिनट के माध्यम से यहाँ से पूरा सब रिवीजन करेंगे। वहीं मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण के जो हथियार होते थे मानव के, वो छोटे होते थे तथा साथ ही जो माइक्रोलिथ के बने होते थे। अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पे जो खोजी गई थी तो आग का व्यवहारिक प्रयोग तथा पशुपालन सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में ही शुरुआत हुई थी। अगर बात करें नवपाषाण काल के बारे में तो नवपाषाण काल की जो विशेषता थी तो यहाँ कृषि की खोज तथा स्थायी निवास जैसे कुछ यानी प्रावधान नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई थी। अगर बात करें कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, क्योंकि स्थल के बारे में भी पूछता है कि कौन सा स्थल पुरापाषाण का है, कौन सा स्थल मध्यपाषाण का है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जब पूछता है तो आप पुरापाषाण काल की याद कर रख सकते हैं। अतिरमपक्कम, हथनौरा, भीमबेटका की गुफाएं जो कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पाई जाती है। वहीं मध्यपाषाण के आप याद कर सकते हैं चौपानी, मांडू, नरा, सराय नहार, बगौर, आदमगढ़, कुछ ऐसे स्थल थे जो कि मध्यपाषाण कालीन थे। अगर बात करें नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में तो बुर्ज होम था, वहीं गुफा कराल था, कोल्टिहिवा, कुछ ऐसे थे स्थान थे जो नवपाषाण कालीन थे। अगर ताम्रपाषाण एक खोज की बात करें तो इस युग की जो प्रमुख खोज थी वो तांबा थी, यानी पहला खोजा गया धातु भी आपसे पूछता है तो तांबा थी। वहीं आपको ये भी पूछता है कि पहली फसल कौन सी थी तो जौ थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग शुरुआत करते हैं भारत ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल, कल का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया 1 मिनट में। अब शुरुआत करते हैं आज के ऐतिहासिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल कहें या सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस पीरियड को कहते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उनको पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा ऐतिहासिक समय जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस काल के बारे में मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, यानी इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के जो स्रोत हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वही इसमें जो
बांट के रखा गया है, जिस सभ्यता को रखा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता, कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जो कि यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। वहीं बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता कहते किसे हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बात करें कि जैसे सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, तो जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जिस स्थान की पहली खुदाई होती तो उसको उसी स्थान के नाम से भी जाना जाता, तो इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वहीं बात करें सिंधु सभ्यता की जानकारी की, तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। इन्होंने किस बुक में दी थी, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है, तो इनके द्वारा एक जो कि पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, नैरेटिव ऑफ जर्नी, जिसमें इन्होंने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। वहीं बात करें कि 1856 ईस्वी के आसपास बर्टन बंधु, यानी ब्रिटेन से दो भाई आए थे, जेम्स बर्टन तथा विलियम बर्टन, जिन्होंने आकर के पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। जब ये रेल से यात्रा कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि आसपास रेल के यानी आसपास के जो एरिया थे वहाँ से लोग ईंटें निकाल रहे थे, तो जिससे इनके सभ्यता के बारे में भी ये जानकारी देते हैं। वहीं बात करें कि सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जो हुआ था, जेम्स कनिंघम ने किया था, कब किया था, 1853 ईस्वी में किया था। बात करें कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने एरिया में फैला था, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार फैला था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो जैसे कि सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके निदेशक की बात करें तो सर जॉन मार्शल थे। वहीं बात करें सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। अगर बात करें सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को जनरली एग्जामों में मिलते हैं। वहीं बात करें आपको कई बार यहाँ से देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। हम लोग मैप के माध्यम से इसको अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि ओवरऑल इसमें इस टॉपिक पे एक अच्छी समझ विकसित करना। उसके लिए हम थोड़ा सा एक मैप की सहायता से इसको जानने की कोशिश, क्योंकि इसका आकार जैसे कह रहे हैं कि त्रिभुजाकार है, तो कैसे त्रिभुजाकार है। एक ड्राइंग मैप, यानी कि अगर बात करें कि अब इंडिया के ड्राइंग मैप, हालांकि ड्राइंग पर मत जाइएगा क्योंकि हमारी ड्राइंग थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन अब एक ड्राफ्ट की बात करें कि ड्राफ्ट समझ के लिए, जो कि आपकी समझ के लिए कहीं ना कहीं सहायक होगा। तो जैसे कि इसके आकार के बारे में कहें, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार के जिसका एक पश्चिमी क्षेत्र है, कई बार ये पूछता है कि इसका पश्चिमी यानी स्थल कौन सा था, सिंधु घाटी का पश्चिमी स्थल कौन था, वहीं उत्तरी स्थल कौन था, पूर्वी स्थल कौन था। वहीं बात करते हैं कि ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो आकार की बात करते हैं सर्वप्रथम। तो आकार के जो इसका आकार था, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसका आकार फैला था। वहीं बात करें कि इसका जो उत्तर से दक्षिणी आकार था, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिणी की आकार था या फिर क्षेत्रफल जो फैला था 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इसको पूरब से पश्चिम की बात करें कि पूरब से पश्चिम कितने एरिया में फैला था, तो ये 1600 लगभग 1600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला था। बात करें इसके कुछ स्थल पूछता है कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है वो किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तथा किस नदी के किनारे स्थित। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं जो कि अगर मैप से ओवरऑल अगर हम याद करेंगे तो हमें एक अच्छी समझ विकसित होगी। तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं जो उत्तरी स्थल है इसका मांडा है, मांडा आप लोग याद कर सकते हैं। बात करें कि मांडा किस शहर में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर किस राज्य में स्थित है। बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी आपको यही पूछ देता है, तो चिनाब नदी। अगर पश्चिमी क्षेत्र या स्थल की बात करें, सबसे पश्चिमी स्थल तो जो है सुतकांगे डोर है, कांगे डोर होता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान
बलूचिस्तान एरिया में पाया जाता है, दास्क नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो दास्क सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में तथा दास्क नदी के किनारे पाया जाता है। वही बात करें जो उसका दक्षिणी स्थल है तो दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नदी बता की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थल है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अगर वही बात करें कि इसका पूर्वी स्थल कौन सा है, तो पूर्वी स्थल इसका जो है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। या कुछ ऐसे जनरली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आकार हो गया जो यहाँ से इसका पूरा एरिया फैला था, तो त्रिभुजा आकार हो गया था। इसका उत्तर से दक्षिण जो क्षेत्र एरिया था तो वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर में था। वहीं अगर बात करें कि इसका पूरब से पश्चिम जो एरिया था 1600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला था। कुछ ऐसे जनरली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। बात करें कि अब इसके कालखंड, इसको सबसे पहले अब यहाँ बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता की को हम पहली शहरी सभ्यता कहते हैं। तो शहरी सभ्यता कहने का जो मुख्य कारण है कि शहरी सभ्यता इसको इस वजह से कहते हैं, जो इस काल में जो नालियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो बहुत ही सुनियोजित ढंग से नालियाँ थी। वहीं बात करें कि पक्की सड़कें प्राप्त हुई हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसको शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता। अगर बात करें इसके कालखंड के बारे में कि कालखंड इसका कितना था, तो इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर के जो कि था 1750 ईसा पूर्व तक। कई बार इस यहाँ भी आपको मतभेद देखने को मिलता है कि जैसे कि डीपी खितान आप देखते हैं कि सर जॉन मार्शल जो कालखंड इसका बताते हैं, तो ये बताते हैं 3250 BC से लेकर के कहीं ना कहीं 2750 BC तक के कालखंड को बताते हैं। अब वहीं अगर बात करें कि जो डॉक्टर डीपी खेतान जो कि या डीपी अग्रवाल की बात करें, तो जो कार्बन C14 पद्धति से इसकी जांच करते हैं तथा ये जो कालक्रम बताते हैं, तो यही कालक्रम जो कि 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक का कालक्रम बताते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ में आपको मतभेद देखने को भी मिलता है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो कार्बन 40 पद्धति जो है वो सर्वमान्य है। तो इस वजह से इसका जो कालखंड माना जाता है तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का कालखंड इसको माना जाता। अगर वहीं आप देखते हैं कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि BC, कई बार आपको AD इन चीज़ों में AD कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो BC की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय जो है तो BC कहलाता है। AD हो गया जो क्राइस्ट के बाद का समय हो गया वो AD कहलाता है। तो यहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो आप इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। वही बात करते हैं जैसे कि हमने भी बात किया कि इसका आकार कैसा त्रिभुजाकार है। जिसका उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें कि इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा आता तो मांडा है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे पाया जाता है। पश्चिमी इसके क्षेत्र की बात या पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुतकांगेडोर है। कहाँ? बलूचिस्तान एरिया में पाया जाता है। फिर इसका जो किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के। वहीं इसकी पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल इसका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थल है? तो ये हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थल है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको जनरली यहाँ से एग्जामों में देखने को मिलते हैं। बात करें कि सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी क्षेत्र था तो वो कौन सा या स्थल कौन सा था? दक्षिणी स्थल की बात करें तो दाइमाबाद था, महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। प्रवरा नदी के या गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी के किनारे ये दाइमाबाद स्थित है। तो कुछ यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें कि नेक्स्ट आगे इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी जो कि दास्क नदी की तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो कश्मीर राज्य में मांडा चिनाब नदी की तट पर स्थित थी। वहीं बात करें कि इसकी खोज किसने की थी या इसकी खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खुदाई जो की थी जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। वहीं इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित है जो कि हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी खुदाई की बात करें तो किसी ने यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन कहें या खोज की गई थी। नेक्स्ट की बात करें तो इसकी दक्षिणी जो स्थल था सबसे दक्षिणी स्थल क्योंकि यहाँ से पूछता है तो दाइमाबाद था।
किस नदी के किनारे था, तो प्रवरा नदी के किनारे था। किस राज्य में से, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से धातु का एक रथ, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला था। यहाँ से आपको जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें कि इसके जो प्रमुख स्थल थे, उनके सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल थे, उनके बारे में अध्ययन करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले अब एक टेबुलर फॉर्म में या सारणी बना करके दी गई है, फिर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो कि प्रवरा स्थल प्रमुख स्थल हो गया, अवस्थित हो गया कि किस राज्य में स्थित है या किस देश में अवस्थित है। वहीं उत्खननकर्ता कहें या खोजकर्ता, फिर किस वर्ष इसकी खोज हुई थी, वहीं किस नदी के किनारे ये सभ्यता पाई है। कुछ ऐसे यहाँ को आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आप मेनली अगर एग्जामों में देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं कि किस जगह यह अवस्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि दोस्तों आप इसकी टेबलर को या इस टेबल को आप जो हमने एक नोट्स बनाई थी, तो नोट्स के माध्यम से आप प्राप्त करना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ हम लोग इसको सेंड कर देंगे। वहाँ से आप लोग यहाँ इसकी जो टेबल है उसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोगों ने बनाया था, तो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन हमने जो वो टेबल बनाई थी, तो जैसे प्रमुख स्थल हो गया, फिर दूसरे स्थान पर देखा था तो नदी का दिया है, फिर हमने खोजकर्ता के साथ साथ वहीं पर जो उससे संबंधित कुछ जो प्रमुख खोजें की गई थी, कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया था, तो खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख खोजा गया स्थान था, तो कुम्हार का चाक था, फिर वो लकड़ी था, श्रमिक आवास था, आर्य फोर्ट कब्रिस्तान, कुछ ऐसे जो प्रावधान की या खोजें की गई थी, तो वो एक टेबल के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ हम उसकी सेंड कर देंगे टेबल, तो वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे थी। किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था, 1921 ईस्वी में खोजा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो कि राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। कब, 1922 में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। वहीं कालीबंगा की बात करें तो BL थापर के द्वारा खोजा गया था। किस नदी के, घग्गर नदी के किनारे, 1961 से 1969 ईस्वी में। अगर बात करें धौलावीरा के बारे में तो रविंद्र बिष्ट के द्वारा खोदा गया था, 1990 से में खोजा गया था। वहीं चहुंदड़ों की बात करें सिंध प्रांत में, गोपाल मजूमदार 1931 इसमें सिंध नदी के किनारे से। लोथल की बात करें तो अहमदाबाद जिला में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था 1955 से लेकर के 1962 इसमें। किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो भोगवा नदी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा, या फिर आप टेबल के माध्यम से हम इसको आप टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल समझ विकसित हो। क्योंकि यहाँ कई बार यहाँ से इस टेबल के माध्यम से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल का जो वीडियो होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा बन गया तो फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना नहीं मिलता, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में हम लोग एक टेबल के माध्यम से, साथ ही जो प्रमुख स्थल है वहाँ खोजे गए कुछ, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गई, तो वहाँ कुछ खोजे गए प्रमुख स्थल हो गए, कुम्हार का चाक, कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो जनरली देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निरंतर मिलती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।